हम लोग अपना मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वाला मॉड्यूल देखेंगे। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 4 है। हाँ, ये हमारा मॉड्यूल नंबर 4 है और ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा COA कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये लास्ट लेक्चर है COA का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मेमोरी हायरार्की के बारे में, टाइप्स ऑफ मेमोरी, पीरोम, ईपीरोम, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे। तो पहले हम लोग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में पहला टॉपिक था हमारा मेमोरी इंटरलिविंग। मेमोरी इंटरलिविंग बेसिकली होता क्या है, या फिर मेमोरी मॉड्यूल्स। तो इंटरलिव्ड मेमोरी इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ एक्सेसिंग मोर वर्ड्स इन अ सिंगल मेमोरी एक्सेस। मोर वर्ड्स क्या होता था, तो हमारा प्रोसेसर को जिस हम लोग है ना पार्ट में डिवाइड कर देते तो उसके एक पार्ट को हम लोग वर्ड कहते थे। तो इसमें होता है कि इंटरलीव मेमोरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है इस कंसेप्ट के लिए कि हम लोग ज़्यादा वर्ड्स एक सिंगल मेमोरी साइकिल से एक्सेस कर सके। मेमोरी कैन बी पार्टीशन इनटू n सेपरेट मेमोरी मॉड्यूल्स। मेमोरी को हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल में पार्टीशन कर देते हैं और n एक्सेसेस कैन बी कैरीड आउट साइमल्टेनियसली। और n एक्सेस मतलब एक बार में n नंबर ऑफ मेमोरी को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक साथ में। एक्सेस टू मल्टीपल वर्ड्स कैन बी डन साइमल्टेनियसली इन द पाइपलाइन फैशन। और बहुत सारे वर्ड्स का हम लोग एक साथ है एक्सेस कर सकते हैं पाइपलाइन फैशन में। जैसे कि यहाँ है हमारा CPU, यहाँ है कैच मेमोरी। CPU कैश से इंटरेक्ट करेगा, कैच मेमोरी से इंटरेक्ट करेगा। तो ये होता है वाइड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन विथ सिंगल मॉड्यूल मेमोरी। इसमें सिर्फ सिंगल मॉड्यूल मेमोरी है, यहाँ रहा हमारा बस एक मॉड्यूल मेमोरी है। लेकिन यहाँ की इस मेमोरी को हम लोग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए, बहुत सारे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिए। तो CPU कैच से इंटरेक्ट कर रहा है, कैच हमारा मेमोरी से इंटरेक्ट कर रहा है, मेमोरी से नहीं मेमोरी मॉड्यूल्स से स्टार्ट कर रहा है। तो ये है हमारा इंटरलीव्ड मेमोरी और ये था हमारा वाइड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो अ सिंगल मेमोरी मॉड्यूल कॉजेज सिक्वेंशियलाइजेशन ऑफ एक्सेस। मतलब क्या कि एक सीक्वेंस में एक्सेस होना चाहिए और ओनली वन मेमोरी एक बार में होगा, सिर्फ एक बार में एक ही मेमोरी होगा। लेकिन हमारा इंटरलीव मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी इंटरलीविंग इज अ टेक्निक टू इंक्रीज द थ्रूपुट। इससे हम लोग का थ्रूपुट इंक्रीज होगा। अगर हमारा CPU एक बार में n को एक्सेस कर पा रहा है और एक बार में एक को एक्सेस कर पा रहा है तो कॉमन सेंस की बात है हमारा CPU जो है बहुत फास्ट काम करता है और ये हमारा इनपुट आउटपुट वाला जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। तो हम लोग अगर एक बार में n को एक्सेस कर पा रहे हैं तो हमारा थ्रूपुट इंक्रीज करेगा। हेयर इज द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। सिस्टम जो होता है बहुत सारे मॉड्यूल में डिवाइड होता है जो रीड और राइट का आंसर करता है। विच आंसर्स रीड और राइट रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंटली एंड पैरेलली। यहाँ पे होगा रीड हो चुका है, राइट रिक्वेस्ट independently and parallelly, independently and parallelly। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि यहाँ पे n एक्सेस कर सकता है तो वो n पे सेपरेटली रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, रीड राइट का रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग एक बार में एक को एक्सेस कर रहे हैं तो फिर बाकी सब डिपेंड करेगा कि पहले इस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो हम लोग एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद है हमारा मेमोरी इंटरलीविंग होता कैसे है। मेमोरी को हम लोग मॉड्यूल्स में डिवाइड कैसे करते हैं, बाय स्प्रेडिंग मेमोरी एड्रेस इवनली अक्रॉस मेमोरी मॉड्यूल। हम लोग अपने मेमोरी के एड्रेस को इवनली स्प्रेड कर देते हैं ओवरऑल मॉड्यूल में। बाय इंटरलीविंग द एड्रेस स्पेस सच दैट कंसेक्यूटिव वर्ड्स इन द एड्रेस स्पेस आर असाइंड टू डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स। कंसेक्यूटिव वर्ड्स को हम लोग डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स में डिवाइड कर, जैसे कि ओवरऑल ये हमारा मेमोरी था, इसका फर्स्ट हमारा मेमोरी जो पार्टीशन होता है तो सबका खुद का एड्रेस होता है। और अगर हम लोग मॉड्यूल में डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्या इस 4 सेल को कंबाइन कर दिए, इस 4 सेल को कंबाइन कर दिए, ठीक है। तो इसका एड्रेस शुरू होगा 00 से लेकर के 11 तक। तो ये हमारा मेमोरी मॉड्यूल 00 है, 00 से लेकर 11 तक। उसके बाद ये हमारा मेमोरी मॉड्यूल 01 है, ये हमारा शुरू हो रहा है 00 से लेकर के 11 तक। ये भी हमारा 00 से लेकर 11 तक। तो ओवरऑल इस तरह से हम लोग 4 मॉड्यूल में अपने मेमोरी को डिवाइड कर लिए हैं। ये है 4 वे इंटरलीव्ड मेमोरी, ये हमारा 4 वे इंटरलीव्ड मेमोरी है। उसके बाद तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल जो होता है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ये है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, इसमें मेमोरी के एड्रेस होंगे और ये रहा हमारा मेमोरी मॉड्यूल सब। और फिर ये है हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर्स। तो ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होगा वो रजिस्टर होगा जो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन कॉमन एड्रेस बस से। ये है हमारा एड्रेस बस।
इस एड्रेस बस से ये लोग हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होगा वो एड्रेस रिसीव करेगा और वो मेमोरी मॉड्यूल को एक्सेस करेगा, और मेमोरी मॉड्यूल जो एक्सेस करेगा डेटा करेगा वो मेमोरी डेटा रजिस्टर से करेगा, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है और जो डेटा बस से कनेक्टेड होता है। देयर आर टू एड्रेस फॉर्मेट्स फॉर मेमोरी इंटरलीविंग द एड्रेस स्पेस। हमारा मेमोरी जो है उसके लिए दो एड्रेस फॉर्मेट होता है। पहला होता है हायर ऑर्डर इंटरलीविंग, दूसरा होता है लो ऑर्डर इंटरलीविंग। हायर ऑर्डर इंटरलीविंग में क्या होता है, ये यूज़ करता है हायर ऑर्डर बाइट्स को, ठीक है, एज मॉड्यूल एड्रेस। जो हमारे मॉड्यूल का सबसे हायर बाइट होता है उसको वो मॉड्यूल एड्रेस की तरह ट्रीट करता है एज द वर्ड एड्रेस विद इन ईच मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल का वर्ड एड्रेस। उसके बाद है लोअर ऑर्डर इंटरलीविंग। लोअर ऑर्डर इंटरलीविंग में क्या होता है, ये कंसेप्ट हमारा यूज़ करता है लोअर बिट्स एज द मॉड्यूल। ये लोअर बिट को एज अ मॉड्यूल एड्रेस रखता है और हायर ऑर्डर क्या करता है, हायर बिट्स को एज अ मॉड्यूल एड्रेस रखता है। बस इसमें यही डिफरेंस था। उसके बाद है हमारा मेमोरी क्या होता है। ये एक फिजिकल डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं स्टोरेज करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में। अब मेमोरी यूनिट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट होता है कलेक्शन होता है हमारा स्टोरेज यूनिट का, डिवाइसेस का। इसका मतलब क्या, हम लोग मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मेमोरी यूनिट बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। तो हमारा मेमोरी हायरार्की की ज़रूरत क्यों है, मेमोरी हायरार्की की ज़रूरत क्यों है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है 7 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर हमारा 7 नंबर में ये आ सकता है। तो आप देख लीजिए, वाइल सीपीयू एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, सीपीयू कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और ये फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन चाहता है मेमोरी से रीड राइट इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मेमोरी जो है हमारा स्लो कंपोनेंट है और सीपीयू का परफॉर्मेंस जो होगा वो मेमोरी के परफॉर्मेंस से इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मेमोरी को अभी अगर सीपीयू को हम लोग को अगर चाहिए हमारा सेल 0001 वाला सेल चाहिए, तो सीपीयू हमारा बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है। अब इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्लो काम करता है, तो ये जब तक इसको प्रोवाइड तब तक सीपीयू आइडल रहेगा। तो इस चीज़ को दूर टू अवॉइड द एवर प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को सीपीयू और मेमोरी के बीच में, कि दोनों सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में चले। मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो हो वो फास्ट हो एज कम सीपीयू के कंपेरिजन में, मतलब सीपीयू के साथ हो, सिंक्रोनाइज्ड हो। तो मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन किया गया है सिंक्रोनाइज मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सीपीयू मेमोरी के बीच में, और इंक्रीज परफॉर्मेंस, सीपीयू का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन मिनिमाइज द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। इसका ऑब्जेक्टिव ही है ये मेमोरी हायरार्की का, कि हमारा सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो स्पीड गैप है उसको मैनेज करना, सिंक्रोनाइज करना। तो ये है हमारा मेमोरी हायरार्की। इसमें होता है हमारा सबसे ऊपर होता है हमारा रजिस्टर्स, उसके बाद कैच मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा हार्ड डिस्क या फिर मैग्नेटिक डिस्क, और हार्ड डिस्क के नीचे आता है मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद नीचे है मैग्नेटिक टेप। तो ये ओवरऑल जो होता है ये सेकेंडरी मेमोरी होता है, ये मेन मेमोरी जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। नीचे से ऊपर जाने पे एक्सेस स्पीड इंक्रीज करता है, कॉस्ट भी इंक्रीज करता है, और एक्सेस टाइम जो होता है वो डिक्रीज करता है, मतलब एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है वो डिक्रीज करता है। जनरली मेमोरी स्टोरेज क्लासीफायर जो होता है वो दो टाइप में होता है। पहला होता है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा जो होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी होता है टेम्पोररी स्टोरेज होता है, जो कि हमारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल जो होता है परमानेंट स्टोरेज होता है, हमारा अगर ऑपरेशन खत्म हो गया फिर भी वो कंप्यूटर में स्टोर रहता है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, दिस मेमोरी विल डिपेंड ऑन पावर और वोल्टेज। ये पावर और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगर तुम कुछ काम करो तुम्हारा पावर कट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, मतलब वो तुम जो भी चीज़ स्टोर करके रखे हो वो हट जाएगा। इसका एग्जाम्पल होता है रैम और कैच। रैम होता है रीड एक्सेस मेमोरी और कैच मेमोरी। रैम दो टाइप का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। उसके बाद आता है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दिस मेमोरी विल नॉट डिपेंड ऑन पावर लॉस। अगर तुम काम कर रहे हो तुम्हारे कंप्यूटर का पावर चला गया तो फिर भी ये डेटा जो होगा वो स्टोर करके रखेगा खुद में। इसका एग्जाम्पल होता है रोम, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो मेमोरी एक्सेस का हमारा 3 मेथड है। पहला है रैंडम एक्सेस, दूसरा है सिक्वेंशियल एक्सेस, तीसरा है डायरेक्ट एक्सेस। हम लोग मेमोरी को किस किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो रैंडम एक्सेस क्या होता है हमारा, मेन मेमोरीज आर रैंडम मेमोरीज इन विच इच मेमोरी लोकेशन और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस। मेन मेमोरी क्या होता है हमारा, मेन मेमोरी एक रैंडम मेमोरी है, इसमें सारे सेल का अपना एक यूनिक नंबर होता है, इसको हम लोग आराम से एक्सेस कर सकते हैं उसके नंबर के थ्रू। उसके बाद हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस, ये मेथड अलाउ करता है एक सीक्वेंस ऑर्डर में हम लोग मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी के सेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस हमारा सेकेंडरी मेमोरी में किया जाता है।
इन दिस मोड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ट्रैक्स, इंफॉर्मेशन जो होता है ट्रैक्स में स्टोर होता है, और इच ट्रैक वी हैव सेपरेट रीड राइट हेड, और सारे ट्रैक का खुद का रीड राइट हेड होता है। ये हम लोगों ने ना डिस्क में पढ़ चुके हैं, डिस्क मैनेजमेंट हम लोग पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके लेक्चर में जाके जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एक क्वेश्चन है, मेमोरी हैज 24 बिट्स एड्रेस बस, किसी मेमोरी का 24 बिट एड्रेस बस, देन हाउ मेनी मेमोरी लोकेशन आर देयर। जब 24 बिट का एड्रेस बस है तो मतलब कितने लोकेशन हो सकते हैं, 2⁻24 हो सकते हैं। तो मतलब क्या, 2⁻4 इंटू 2⁻20, 2⁻20 क्या होता है, MB होता है, मतलब मेगाबाइट। तो 16। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेन मेमोरी के बारे में। मेन मेमोरी क्या होते हैं, तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एक्ट एज अ सेंट्रल स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम। मेन मेमोरी जो होता है वो सेंट्रल स्टोरेज यूनिट की तरह काम करता है। व्हेन सीपीयू विल एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम, जब सीपीयू कोई सा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो वो हमेशा मेन मेमोरी को रेफर करता है रन टाइम पे। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। तो हमारे कितने मेन मेमोरी के टाइप्स होते हैं, दो होते हैं, रैम होता है, रोम होता है। रैम जो होता है वोलेटाइल होता है, मतलब पावर कट होने पे इसमें जो भी स्टोर होता है वो खत्म हो जाता है। और रैम जो होता है दो होता है, एक होता है स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। और रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, इसका 3 टाइप होता है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। उसके बाद है हमारा स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिफरेंस क्या है। तो स्टैटिक रैम जो होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, इसमें रिफ्रेश नहीं होता है, तुम रिफ्रेश करोगे तो जो डाटा तुम स्टोर करोगे वो हट जाएगा ये। और हमारा स्टैटिक रैम जो होता है वो फास्टर होता है। डायनेमिक रैम जो होता है वो कैपेसिटर से बना होता है, इसमें तुम रिफ्रेश कर सकते हो, पीरियडिकली तुमको रिफ्रेश करना। ड्यूरिंग रिफ्रेशिंग रैम वी कैन नॉट परफॉर्म रीड एंड राइट, अगर हम लोग रैम को रिफ्रेश करें तो हम लोग रीड एंड राइट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और डायनेमिक जो होता है वो हमारा स्टैटिक से स्लो होता है। इन आइडल स्टेट इट पावर कंजम्पशन इज लो, अगर हमारा स्टैटिक रैम आइडल स्टेट में है, मतलब कुछ भी अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो हमारा वो पावर कंजम्पशन जो उस समय होता है इसका लो होता है, लेकिन डायनेमिक का हाई पावर कंजम्पशन होता है। ऑपरेशनल स्टेट पावर कंजम्पशन इज हाई, ऑपरेशन के समय हमारा स्टैटिक का ज़्यादा पावर चाहिए होता है लेकिन डायनेमिक को कम चाहिए होता है। यूज टू इम्प्लीमेंट कैच मेमोरी, स्टैटिक यूज़ किया जाता है कैच मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको यूज़ किया जाता है मेन मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डायनेमिक को। उसके बाद है हमारा रोम के टाइप्स। तो पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, एक बार अगर ये प्रोग्राम हो गया तो इसको यूजर चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद आता है हमारा ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होता है कि एक बार अगर इसको प्रोग्राम कर लिया गया तो अपने नीड के अकॉर्डिंग लेटर हम इसको इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके और इसमें है ना चेंजेस किया जा सकता है। उसके बाद रैम चिप है हमारा, तो रैम चिप हमारा है, ये है 128x8 बिट्स का। 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, मतलब क्या 128 बाइट का है ये हमारा। तो हमारा चिप सिग्नल होगा लॉग बेस टू 128 मतलब 7 का, और एड्रेस बिट हो जो होगा वो 7 बिट्स हो जाएगा। उसके बाद है हमारा रोम, ये 512x8 बिट्स का है, और 8 बिट्स का यहाँ डेटा बस भी है। और 8 बिट्स मतलब क्या 1 बाइट, मतलब ये 512 बाइट का है। तो अगर हम लोग को इसका निकालना है चिप सिग्नल तो ये होगा लॉग बेस टू 512 मतलब 9 क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस बिट हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है इन एनी कंप्यूटर देयर आर 2 चिप्स, किसी भी कंप्यूटर में 2 चिप होते हैं, एक होता है रैम चिप, दूसरा होता है रोम चिप। उसके बाद है हमारा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होता है, तो कैच मेमोरी का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमारा सीपीयू जिस मेमोरी सेल को बार बार एक्सेस कर रहा है वो मेन मेमोरी में से हटा करके एक लोकली एक मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, कह सकते हैं, उसको कैश मेमोरी कहते हैं। मान लो कि सीपीयू जो है हमारा 2 नंबर सेल बार बार यूज़ करे तो ये 2 नंबर सेल का यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो ये जो मेमोरी है हमारा, इसको सीपीयू आराम से एक्सेस कर पाएगा, सीपीयू को बार बार इस तरह से एक्सेस इतना मेन मेमोरी से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, द ब्लॉक्स ऑफ द मेन मेमोरी विच आर फ्रिक्वेंटली नीडेड बाय सीपीयू। वैसा ब्लॉक मेन मेमोरी का जो कि फ्रिक्वेंटली सीपीयू यूज़ कर रहा है उसको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एंड ऑल द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस आर क्लस्टर टुगेदर इन कैच, और जितना लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता है सबको कैच मेमोरी में क्लस्टर करके स्टोर करके रखते हैं। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम विल गेट रिड्यूस, इसमें क्या होगा कि हम लोग को मेमोरी जो एक्सेस करने में जितना भी टाइम लग रहा है उसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो वो रिड्यूस हो जाता है कैच मेमोरी के हेल्प से।
उसके बाद है हमारा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। पहला होता है टेम्पोरल टेम्पोरल और दूसरा होता है स्पेशियल। और टेम्पोरल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम होता है, स्पेशल जो होता है अकॉर्डिंग टू स्पेस होता है। सेम वर्ड ऑफ द सेम ब्लॉक सीपीयू मे बी रेफर इन नियर फ्यूचर। इसमें होता है कि सेम ब्लॉक ऑफ सीपीयू जो होगा नियर फ्यूचर में इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दूसरा होता है स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है एडजेसेंट वर्ड्स ऑफ द सेम ब्लॉक। जो ब्लॉक हम लोग का एक बार एक्सेस किया है उसका एडजेसेंट ब्लॉक सब इसको नियर फ्यूचर में एक्सेस कर सकता है। तो वर्किंग ऑफ कैच मेमोरी में क्या होता है हिट टाइम या फिर कैच टाइम। जब सीपीयू हमारा कंटेंट जो हमारा प्रेजेंट है कैच में उसका रिक्वायरमेंट करता है, रिक्वायर्ड होता है सीपीयू को, तो उसको हम लोग कहते हैं हिट टाइम या फिर कैच टाइम। उसके बाद है हमारा कैच राइट। कैच पे राइट कैसे परफॉर्म करते हैं। इफ सीपीयू चेंज द कंटेंट ऑफ अ ब्लॉक, सीपीयू जो है किसी कैच में किसी ब्लॉक का कंटेंट जो है चेंज कर दिया तो उसको रिस्पेक्टिव ब्लॉक जो होगा हमारा मेन मेमोरी में होगा उसमें का भी कंटेंट चेंज करना होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कैच राइट। राइट ऑपरेशन परफॉर्म बाय सीपीयू इन टू टाइप्स। दो टाइप से हमारा सीपीयू जो है राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पहला होता है राइट थ्रू, दूसरा होता है राइट बैक। राइट थ्रू में क्या करता है सीपीयू परफॉर्म साइमल्टेनियसली अपडेट ऑपरेशन ऑन कैच मेमोरी एज वेल एज मेन मेमोरी। सीपीयू क्या करता है कैच मेमोरी पे भी अपडेट कर देता है एज वेल एज मेन मेमोरी, दोनों पे साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है राइट का या फिर अपडेशन का कह सकते हैं। राइट बैक क्या होता है सीपीयू परफॉर्म राइट ऑपरेशन ऑन कैच मेमोरी। सीपीयू हमारा जो कैच मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा टिल द सीपीयू वांटेड टू रिमूव द ब्लॉक बिफोर रिमूविंग द ब्लॉक इन कैच। जब तक सीपीयू इसका कैच का ब्लॉक रिमूव नहीं करेगा तब तक वो मेन मेमोरी में उसको अपडेट नहीं करेगा। जब वो कैच का ब्लॉक रिमूव कर देगा तो वो उस चीज़ को अपडेट भी कर देगा मेन मेमोरी में। और राइट थ्रू इज़ बेटर देन राइट बैक। राइट थ्रू जो होता है हमेशा राइट बैक से बेटर होता है। दैट्स फॉर ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।